क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है। और आज की वीडियो में आपको मैं इस क्वेश्चन का जवाब दूंगा। समष्टि अर्थशास्त्र का वीडियो नंबर 6 चैप्टर नंबर 2 राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय की गणना के 3 स्रोत 3 मापे हैं। उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि, आय विधि और व्यय विधि। तीनों विधियों को मैं विस्तार से बताऊंगा, ठीक है ना। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यूट्यूब का हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट चैनल है मेरा, द इकोनॉमिक्स गुरु एंड हाली। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि। वैसे तो उत्पाद और मूल्य वृद्धि को लोग जो है एक ही विधि बताते हैं, वास्तव में एक ही विधि है, लेकिन थोड़ा सा दोनों में अंतर है। उत्पाद विधि के अंतर्गत क्या जाता है, अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्यों का योग किया जाता है, जबकि मूल्य वृद्धि के अंतर्गत वस्तु और सेवाओं की शुद्ध मूल्य वृद्धि की गणना की जाती है। कैसे, चलिए हम बात करते हैं। उत्पाद मूल्य वृद्धि के अंतर्गत होता क्या है, इस विधि के अंतर्गत एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य एवं विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। यानी कि एक देश की जो घरेलू सीमा है, उस घरेलू सीमा में जितनी भी अंतिम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है, उन सभी वस्तु सेवाओं के मूल्य और विदेशों से जो भी शुद्ध साधन आय प्राप्त होती है, उनका योग राष्ट्रीय आय होता है। अब क्योंकि अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य इसमें शामिल किया जाता है, ऐसे में समस्त अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो मूल्य है, उनका योग जो है उत्पाद मूल्य कहलाता है, ठीक है ना। और उत्पाद मूल्य की गणना कैसे की जाती है, उत्पाद मूल्य की गणना की जाती है कि उत्पाद मूल्य बराबर कुल बिक्री या फिर स्टॉक में परिवर्तन। तो यहाँ पर जो कुल उत्पाद मूल्य का जो टोटल होता है, सम होता है, वो होता है हमारा जीडीपी एमपी, ठीक है ना। ये तो उत्पाद मूल्य जब बिक्री और जितना भी बचा, बिक्री के बाद जो भी अमाउंट बचा हुआ रहता है, जो भी स्टॉक होता है, उसको जोड़ देंगे। इसके अलावा मूल्य वृद्धि के अंतर्गत हम राष्ट्रीय ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, उसके लिए कुछ स्टेप्स है। सबसे पहले स्टेप में उत्पादन क्षेत्रों की पहचान की जाती है, चरण नंबर 1। इसके अंतर्गत हमें पता है किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के 3 प्रमुख क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि से संबंधित क्षेत्र, कृषि या बागवानी या फिर पशुपालन या फिर मत्स्य पालन, यानी कि जो भी धरती से जुड़े, प्रकृति से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, वो प्राथमिक क्षेत्र होता है। अब द्वितीय क्षेत्र को हम निर्माण क्षेत्र भी कह सकते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को हम परिवर्तित करके जो वस्तुओं का निर्माण करते हैं, वो निर्माण क्षेत्र कहलाता है, जिसके अंतर्गत कारखाने, फैक्ट्रियाँ वगैरह आ जाती है। जैसे गेहूं से बिस्कुट बनाया जाता है, गन्ने से चीनी बनाई जाती है, तो चीनी बनाना, बिस्कुट बनाना, ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद है तृतीय क्षेत्र, इसको हम सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। जैसे परिवहन क्षेत्र होता है, बैंकिंग होता है, बीमा होता है, ये सब चीज़ें हम तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत होता है। तो इन तीनों क्षेत्रों के द्वारा जो उत्पादन, चाहे वस्तु का उत्पादन हो चाहे सेवा का उत्पादन किया जाता है, इसका मूल्य शामिल किया जाता है। चरण नंबर 1 हमें उत्पादन क्षेत्रों की पहचान हो गई। अब चरण नंबर 2 में क्या किया जाता है, मूल्य वृद्धि की गणना की जाती है। और यहाँ पर जो कुल मूल्य वृद्धि होता है, उसका जो टोटल जीडीपी एमपी के बराबर होता है, उसी को जीडीपी एमपी कहते हैं। यानी कि कुल मूल्य वृद्धि की गणना कैसे करेंगे, कुल मूल्य वृद्धि यानी कि जीवीए, जिसको हम क्या जीडीपी एमपी भी कह सकते हैं। प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादन, द्वितीय क्षेत्र का उत्पादन, द्वितीय क्षेत्र का उत्पादन, तीनों का जो कुल उत्पादन जोड़ देंगे और उसमें मध्यवर्ती मूल्य, यानी कि उत्पादन के लिए हमें जो भी खर्चा करना पड़ा, जैसे कि चीनी के उत्पादन के लिए हमने अगर 2000 रुपये का चीनी का उत्पादन किया, तो उससे 1500 रुपये का गन्ने का जो क्या कि हमने प्रयोग किया, तो 2000 में से 1500 घटाने के बाद बचा हमारा 500 रुपये। तो इस मूल्य को शामिल करेंगे, शुद्ध मूल्य वृद्धि का मूल्य शामिल करेंगे। ऐसे में हम दोहरे गणना से बच सकते हैं। अब शुद्ध मूल्य वृद्धि, कुल मूल्य वृद्धि आ गया, उसके बाद शुद्ध मूल्य वृद्धि करेंगे, जिसको एनडीपी एमपी कहते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी जीडीपी हमने कैलकुलेट किया, उसमें से स्थिर पूंजी का उपभोग घटा दिया जाता है, जिसको मूल्यह्रास या फिर गिरावट व्यय भी कहते हैं। अब लास्ट स्टेप में जब हमारे पास एनडीपी एमपी आ जाता है, तो एनडीपी एमपी से हमें क्या निकालना पड़ता है, राष्ट्रीय आय। और यहाँ राष्ट्रीय आय निकालने के लिए, राष्ट्रीय आय को शॉर्टकट में एनएनपीएफ से कहते हैं, तो एनडीपी एमपी से राष्ट्रीय आय निकालने के लिए विदेशों से जो भी शुद्ध साधन आय की प्राप्ति होती है, जोड़कर उसमें से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दिया जाता है, तब हमें राष्ट्रीय आय की प्राप्ति हो जाती है। तो ये रहा पूर्ण आपका उत्पाद विधि, जिसके अंतर्गत हम क्या राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। उत्पाद का मूल्य
जिसमें से हम क्या करते हैं, शुद्ध उत्पाद मूल्य निकालते हैं, उसके बाद राष्ट्रीय आय निकालते हैं। दूसरी विधि है आय विधि। आय विधि यानी कि एक देश में आपने पढ़ा होगा आय के चक्रीय व्यय में कि उत्पाद, आय और व्यय। तो ये आय व्यय एक देश के लोगों के द्वारा जो भी कुल आय की जाती है उनका योग है। यानी कि इस विधि के अंतर्गत एक देश में एक लेखा वर्ष में जितने भी सामान्य निवासी रहते हैं उनके द्वारा जितनी भी साधन आय का अर्जन किया जाता है उनका योग राष्ट्रीय आय होता है। हमें समझना पड़ेगा साधन कौन कौन से, जैसे पूंजी, श्रम, उद्यमी, भूमि। पूंजी को क्या प्राप्त होता है, ब्याज, भूमि को किराया, श्रम को मजदूरी या वेतन और उद्यमी को लाभ। इसके अलावा जो बचते हैं उनको स्वरोजगारों की आय यानी कि मिश्रित आय की कैटेगरी में रखा जाता है। अब ये सभी आय का योग जो क्या होता है, राष्ट्रीय आय के लिए काम आता है। यानी कि जो कुल साधन आय का योग होता है वो घरेलू आय कहलाता है, जिसको हम एनडीपीएफसी कहते हैं। और एनडीपीएफसी का फार्मूला हो जाता है कि एनडीपीएफसी इक्वल टू ब्याज, किराया, मजदूरी, वेतन, लाभ, ये मिश्रित आय। जब इन पांचों प्रकार के आयों को जोड़ा जाता है वो घरेलू आय के बराबर होता है एनडीपीएफसी। और घरेलू आय कैलकुलेट करने के बाद हमें उसके बाद राष्ट्रीय आय की गणना करनी होती है। और पर राष्ट्रीय आय की गणना घरेलू आय यानी कि एनडीपीएफसी, ठीक है ना, एनडीपीएफसी, उसमें से विधों से शुद्ध साधन आय को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तब हमें राष्ट्रीय आय की प्राप्ति होती है। तो आय विधि बिल्कुल सिंपल होता है, केवल आयों को जोड़ना आता है, उसमें विधों से शुद्ध साधन जोड़ना होता है। लेकिन कुछ ध्यान रखने की होगी बातें, जैसे कहीं पर अगर आपको परिचालन अधिशेष मिला, परिचालन अधिशेष का मतलब होता है एक व्यवसाय को परिचालन से संबंधित जितनी भी आय की प्राप्ति होती है, जैसे लाभ, ब्याज और किराया, इन तीनों का टोटल परिचालन अधिशेष होता है। उसके अलावा लाभ के भी 3 भाग होता है, लाभांश, अवितरित लाभ, निगम लाभ कर। अगर कहीं पर आपका लाभांश दे रखा है, लाभ भी दे रखा है, तो लाभांश को नहीं जोड़ेंगे क्योंकि लाभांश लाभ का ही एक भाग होता है। इन तीनों का टोटल लाभ के बराबर होता है। यानी कि कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में आपको लाभांश, लाभ, अवितरित लाभ भी दिया हुआ है तो आपको केवल लाभ लेना है, इनको नहीं लेना है, इसको नहीं जोड़ना है, ध्यान रखिएगा। उसी तरह अगर लाभ, ब्याज, किराया दे रखा है, परिचालन अधिशेष भी दे रखा है, तो परिचालन अधिशेष का मूल्य शामिल करेंगे, इन तीनों को शामिल नहीं करेंगे। उसके बाद है कर्मचारियों का पारिश्रमिक। कर्मचारियों के पारिश्रमिक के अंतर्गत जो है 3 प्रकार की चीज़ें आती हैं, जैसे नकद मजदूरी, जो भी सैलरी वगैरह मिला नकद मजदूरी, उसके अलावा जो बोनस मिलता है, और मालिकों के द्वारा सामाजिक सुरक्षा में जो अंशदान दिया जाता है, जैसे पीएफ वगैरह में, ठीक है ना, इन सब का टोटल कर्मचारियों का पारिश्रमिक होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका आय विधि। आय विधि के बाद जो तीसरी विधि है उसको बोलते हैं हम व्यय विधि, यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड। आय विधि में आयों को जोड़ा जाता है, उत्पाद विधि में अंतिम वस्तु सेवाओं के उत्पादन मूल्य में जोड़ा जाता है। तो व्यय विधि में जाहिर सी बात है एक देश में जो कुल व्यय होता है वही जोड़ा जाएगा। तो इसके अंतर्गत देश की घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में जितनी भी निवासी गैर निवासी रहते हैं वो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए जो भी व्यय करते हैं, भाई वस्तु और सेवाओं को ऐसे नहीं मिलता है, उसको आपको लिए क्या करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। तो आपने खर्च किया, पेमेंट किया, तो जो भी खर्च किया उन खर्चों का योग जो है राष्ट्रीय आय होता है। तो यानी कि जो भी अंतिम व्यय होता है उन अंतिम व्यय का योग करेंगे, वो जीडीपी एमपी के बराबर होगा, और जीडीपी एमपी के बाद फिर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। ऐसे में राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए हमें कुछ स्टेप होते हैं। स्टेप नंबर 1 यानी कि चरण नंबर 1, सबसे पहला काम होता है व्यय या उपभोग क्षेत्रों की पहचान। कौन कौन से क्षेत्र है जो भी क्या करता है, उपभोग करता है, नहीं खर्च करता है। 4 क्षेत्र होते हैं, परिवार क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और विशेष विश्व। परिवार में लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, वो लोग अपने उपभोग करते हैं। उत्पादक क्षेत्र में उत्पादन के लिए लोगों द्वारा, उत्पादों के द्वारा खर्च किया जाता है। सरकार के द्वारा देश के विकास के लिए खर्च किया जाता है। उसके अलावा शेष विश्व के द्वारा भी खर्च किया जाता है। ये उपभोग क्षेत्र होता है। और इनके द्वारा जो खर्च किया जाता है उनको चरण नंबर 2 में वर्गीकृत किया गया, यानी कि अंतिम व्ययों का वर्गीकरण। निजी अंतिम उपभोग व्यय परिवारों के द्वारा किया जाता है, जिसको हम शॉर्टकट में सी लिखते हैं। सरकारी अंतिम उपभोग व्यय सरकार के द्वारा देश के विकास के लिए किया जाता है, जिसको हम जी के रूप में लिखते हैं। फिर है सकल पूंजी निर्माण। सकल पूंजी निर्माण का मतलब उत्पादकों के द्वारा जो उत्पादों द्वारा खर्च किया जाता है, देश के लिए जो व्यय किया जाता है, इसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसको हम आय के थ्रू शो करते हैं। स्टॉक में परिवर्तन, ठीक है ना, यानी कि इन सब के बाद कुछ स्टॉक बड़ा रह जाता है, वो भी एक तरह का खर्चे में आता है, जिसको हम जो है एस के रूप में लिखते हैं। और फिर आता है शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यात यानी कि निर्यात, देश की तरफ निर्यात किया जाता है, साथ ही साथ आयात भी किया जाता है। तो आयात और निर्यात के बीच का अंतर शुद्ध निर्यात कहलाता है, जिसको हम x माइनस एम से शो करते हैं। तो ये सभी प्रकार के 5 प्रकार के खर्चे हमारे पास होते हैं। अब इन 4 प्रकार के खर्चों को जोड़ेंगे तो आएगा कुल व्यय, यानी कि जीडीपी एमपी।
GDP-MP यानी कि C प्लस G प्लस I प्लस S प्लस XM। निजी उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, सकल पूंजी निर्माण, स्टॉक में परिवर्तन और शुद्ध निर्यात, इन पांचों प्रकार के व्ययों का योग GDP-MP होता है। और लास्ट स्टेप में GDP-MP से हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, यानी कि NNP-FC। इसके लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे राष्ट्रीय आय के लिए, तो जीडीपी हमने एमपी पहले से मिल गया, राष्ट्रीय आय निकालेंगे, राष्ट्रीय आय यानी कि NNP-FC। जीडीपी एमपी में से यानी कुल व्यय में से स्थिर पूंजी का उपभोग घटा दिया जाता है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधारण आय को जोड़ दिया जाता है और शुद्ध अप्रत्यक्ष को घटा दिया जाता है। तो इतना करने के बाद हमें राष्ट्रीय आय की प्राप्ति हो जाती है और हमारा व्यय विधि कंप्लीट हो जाता है। अब बात यह इसके लिए किस प्रकार से कैलकुलेट हो जाता है, जो न्यूमेरिकल होता है, न्यूमेरिकल कैसे करेंगे उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यूमेरिकल्स बताऊंगा। थैंक यू।